हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्यवित भावेश गजपाल में। आप मुझसे टेलीग्राम में लक्ष्यवित भावेश गजपाल चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसमें मैं आगे क्वेश्चन भी भेजता हूं और वीडियोस के लिंक भी भेजता हूं। चलिए, आज हम देखने वाले हैं भारत में बैंकों एवं बैंकों का क्रम 2020 तक की स्थिति में। ठीक है, कितने बैंक हुए, कैसे निर्मित हुआ। पहले तो मैं ट्रिक बताऊँगा, ठीक है, बैंकों के क्रम का, क्योंकि पेपर में CGPSC और व्यापम के पेपरों तथा अन्य पेपरों में भी पूछता है ये मुख्य रूप से। ठीक है, तो पहले तो क्रम बताऊंगा, उसके बाद उसका थोड़ा डिटेल भी बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए देखते हैं सबसे पहले बैंक में भारत में सर्वप्रथम स्थापित बैंकों का क्रम। तो क्रम कुछ इस प्रकार है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ट्रिक है ना, कि 1770 में हिंदुस्तान के 6 बंगालियों ने 40 बम फेंके। ठीक है, 1770 में हिंदुस्तान के 6 बंगालियों ने 40 बम फेंके। ये केवल ट्रिक मात्र है, इसे कोई अन्यथा ना ले, है ना। तो बंगालियों ने 40 बम फेंके, जिससे 43 लोग मैड हो गए, मतलब पागल हो गए, ऐसे याद रखना है। ये ट्रिक है भाई बैंकों के क्रम का, है ना। तो 1770 में हिंदुस्तान के 6 बंगालियों ने 40 बम फेंके, जिससे 43 लोग मैड हो गए और 65 लोगों ने ALA मतलब अल्लाह पढ़ना उसका ना। तो 65 लोगों ने अल्लाह के नाम पर 81 लोगों का वध कर दिया। ठीक है, 6 बंगालियों ने 40 बम फेंके, जिससे 43 लोग मैड हो गए और 65 लोगों ने अल्लाह के नाम पर 41 लोगों का वध कर दिया और 94 लोग बचकर पंजाब भाग गए। कहाँ भाग गए? पंजाब। अब देखिए इससे ट्रिक कैसे बनता है। ठीक है, तो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो 1770 में क्या दिखा रहा है आपको? 1770 में हिंदुस्तान। तो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना, जो कि पहला यूरोपियन प्रणाली से संचालित बैंक था। भारत का पहला बैंक जो कि यूरोपियन प्रणाली से संचालित बैंक था। तो पहले लाइन से क्या समझ आता है? 1770 में हिंदुस्तान, मतलब 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना। अब 6 बंगाली, मतलब 1806, ये 1800 आ जाएगा, है ना। तो 1806, 6 से 6, 1806 याद रखना है। 1806 बंगाली, मतलब बैंक ऑफ बंगाल बना। ठीक है, फिर 40 बम, तो 40 मतलब 1840 बम से बॉम्बे याद रखना है। बम से क्या याद रखना है? बॉम्बे। 40 बम से 40 बॉम्बे याद रखना है ना। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बना। अब आगे बढ़ते हैं। 43 लोग मैड हो गए। ठीक है, मैड से मद्रास याद रखना है। तो 1843 में बैंक ऑफ मद्रास बना। ठीक है, क्या हो गया? मैड हो गए। तो 1843 में क्या बना? बैंक ऑफ मद्रास बना। अब आ जाइए 65, है ना। तो क्या दिखा रहा है अब? 65 लोगों ने MLA 65 लोगों ने अल्लाह के नाम पर, है ना। तो 1865 में इलाहाबाद बना। अल्लाह के नाम पर से याद रखना, बैंक ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, 81 लोगों का वध 81 लोगों का वध, है ना। तो 81 से आप याद रखेंगे अवध। 1881 में वध से याद रखेंगे 81 लोगों के वध से 1881 में अवध कमर्शियल बैंक बना। ठीक है, और फिर क्या बोला? 94 लोग बचकर पंजाब भाग गए। क्या बोला? 94 लोग बचकर पंजाब भाग गए। तो 1894 में बैंक ऑफ पंजाब बना, पंजाब नेशनल बैंक बना। ठीक है, इस प्रकार ये सभी 7 बैंक के कुल क्रम जो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कंप्लीट होते हैं। ठीक है, ट्रिक से आगे बढ़ते हैं, कुछ डिटेल थोड़ा पढ़ाऊंगा। बैंक अर्थ एवं परिभाषा। तो बैंक बेसिकली क्या होता है? बैंक एक ऐसी संस्था होती है, जैसा कि आपको पूरा स्क्रीन दिख पा रहा होगा, है ना। तो बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों की जमा स्वीकार करता है, इनके बदले साख निर्माण मतलब पॉलिसी निर्माण करता है। ठीक है, कुछ पॉलिसीज बनाता है, साख निर्माण करके अग्रिम ऋण लोन देता है। अग्रिम ऋण अर्थात लोन प्रदान करता है। अब देखिए बैंकों के प्रमुख कार्य क्या है? जमा स्वीकार करना, अग्रिम ऋण देना, साख निर्माण, पॉलिसी बनाना, है ना, नीतियाँ बनाना, और विदेशी व्यापार में वित्तीय सहायता करना, ग्राहकों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराना। ये बैंकों के प्रमुख कार्य हैं। आगे बढ़ते हैं, छोटा सा वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। अब देखिए डिटेल इसका, है ना। तो भारत में बैंकिंग प्रणाली का विकास कैसे हुआ? सर्वप्रथम 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना, जो कि यूरोपियन प्रणाली पर आधारित भारत का प्रथम बैंक था। ये लिखा स्पष्ट रूप से। ठीक है, फिर बना बैंक ऑफ बंगाल 1806 में। ये फोर्ट विलियम की सहायता से बनाया गया। यह भारत में करेंसी जारी करने वाला प्रथम बैंक था। यह याद रखेंगे, कुछ फैक्ट भी लिखा है इसमें। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल भारत में करेंसी जारी करने वाला प्रथम बैंक था। फिर आया बैंक ऑफ मुंबई, जिसे बॉम्बे बोलते हैं, 1840 में। फिर आया बैंक ऑफ मद्रास 1843 में,
और फिर आया इलाहाबाद बैंक 1865 में, ये दिख रहा है। फिर अलायंस बैंक ऑफ शिमला आया 1881 में। फिर आया अवध कमर्शियल बैंक 1881 में ही, अवध कमर्शियल बैंक भी आया। भारतीयों द्वारा संचालित भारत का प्रथम बैंक, अगर पूछेगा भारतीयों द्वारा संचालित भारत का प्रथम बैंक कौन सा था, तो अवध कमर्शियल बैंक, जो कि 1881 में बना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, है ना, कि 1894 में, 93-94 में बना पंजाब नेशनल बैंक, पूर्णतः भारतीय नियंत्रण में संचालित बैंक। 93-94 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। पूर्णतः भारतीय नियंत्रण में संचालित प्रथम बैंक कौन सा था, तो आपको हमेशा आंसर लगाना है पंजाब नेशनल बैंक 1893-94, हमेशा पंजाब नेशनल बैंक ही होगा पूर्णतः भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक में। अब आ जाइए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। 1921 में बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मुंबई को मिलाकर बनाया गया था। वही बैंक ऑफ मद्रास, बंगाल और मुंबई जो ये ऊपर लिखे हुए 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ये तीनों को मिलाकर बाद में बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बाद में 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम SBI रखा गया, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। ठीक है, तो आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण हुआ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1 जुलाई 1955 में और इसका नाम SBI रखा गया। अब SBI एक ग्रुप कहलाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप हो गया, जिसके अंतर्गत छोटे छोटे अन्य बैंक भी काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर, RBI। इसका गठन 1934 के अधिनियम जो है, एक्ट जो है वो पारित हुआ 1934 में और जो गठन हुआ 1 अप्रैल 1935 को हुआ। ठीक है, तो इसका गठन 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 में किया गया। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो पूछता है RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और क्रम है, 1-2 बैंक जो छूटे हुए वो इसमें शामिल हो जाएंगे। द बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770, जो कि यूरोपियन प्रणाली पर आधारित भारत का प्रथम बैंक था। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास 6, 40, 43। ठीक है, ये तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाया गया 1921 में, 1921 में। फिर आता है इलाहाबाद बैंक 1865, ये छोड़ दिया था ना। फिर आएंगे आगे अलायंस बैंक ऑफ शिमला 1881 और अवध कमर्शियल बैंक 1881। पंजाब नेशनल बैंक जो कि पूर्णतः भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक था 1894, 93-94। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ इंडिया 1906, पंजाब एंड सिंध बैंक 1908, बैंक ऑफ बड़ौदा 1909, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 और बैंक ऑफ मैसूर 1913। ठीक है, ये देखिए 1913 तक बैंक ऑफ मैसूर बन गया था, ये क्रम है। थोड़ा सा आप डिटेल पढ़ते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कि 3 बैंकों को मिलाकर 1921 में बना। भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में गठित किया गया 1 अप्रैल को। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1955 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 19 जुलाई 1969, ये सब बनने के बाद 55 के बाद क्या घटना होती है, तो 19 जुलाई 1969 को 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिनकी जमा राशि क्या थी, कितनी थी, कम से कम 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक, जिसमें जमा राशि 50 करोड़ या उससे अधिक है, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। उन 14 बैंकों के नाम निम्नवत हैं: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केरना बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा जो 3 और बैंक हैं, ये 11 हो गए ना, इंडियन बैंक 12वां, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 13वां और देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक जिसको बोलते हैं ना। कुल मिलाकर इन 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया 1969 में। ठीक है, अब आ जाते हैं 15 अप्रैल 1980 को, ठीक 11 साल बाद। तो 15 अप्रैल 1980 को 6 और अन्य वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, पर इस समय जमा राशि कितनी होनी चाहिए, 200 करोड़ या उससे अधिक। जिन बैंकों में 200 करोड़ या उससे अधिक की जमा राशि है, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उन बैंकों के नाम 6 हैं। उन 6 बैंकों में आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, विजया बैंक और अंतिम आपका न्यू बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक है, इस प्रकार 6 और हो गए, तो 14 और 6 कितने हो गए, 20 बैंक हो गए अब, जिनका राष्ट्रीयकरण हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
4 सितंबर 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया जाता है। अब यह पंजाब नेशनल बैंक ही कहलाएगा। तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक कहलाता है, जिसे राष्ट्रीयकृत किया गया। ठीक है, अब बैंकों की संख्या 19 हो गई उनको मिलाकर, 20 हो गई थी इसके पहले, अब कितनी हो गई, 19 हो गई उसको मिलाकर, है ना। 20 से एक घट गया क्योंकि इसका विलय हो गया 93 में, अब 19 हो गई। अब आगे क्या होता है घटना देखिए, तो 1 अप्रैल को 2019 को फिर बैंकों का विलय किया गया अभी 2019 में। ठीक है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया कि किसका किसका, विजया बैंक और देना बैंक का। तो देना बैंक और विजया बैंक को मिला दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में, और यह बैंक ऑफ बड़ौदा कहलाया। ठीक है, चलिए देखते हैं, विजया और देना बैंक का विलय हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 अप्रैल 2019 को। ठीक है, यह इस प्रकार बैंक ऑफ बड़ौदा भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बाद तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक होगा। कौन से नंबर का, तीसरा। बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। अभी भी पहले नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और दूसरे नंबर पे आईसीआईसीआई बैंक है। ठीक है, जबकि तीसरे नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया विजया बैंक और देना बैंक के एक साथ होने के विलयकरण के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ, कुछ और 10 बैंकों को मिलाकर, ठीक है, थोड़े दिन बाद कुछ 10 बैंकों को मिलाकर 4 और नए राष्ट्रीयकृत बैंक बनाए गए। मतलब कुल 10 बैंकों को मिला दिया गया और 4 नए बैंक बनाए गए। ठीक है, तो अब बैंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। पहले 8 थे, 8 में 4 जब जोड़ देंगे, नया जो 10 बैंकों को मिलाकर जो 4 जोड़कर बनाएंगे वो 12 हो जाएंगे। तो 12 बैंक कैसे हो जाते हैं देखिए। ठीक है, पहले मौजूद थे सरकारी बैंक, वो थे 8। कितने 8 मौजूद थे, 8। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2, है ना, बैंक ऑफ इंडिया 3, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 4, यूको बैंक 5 हो गए, पंजाब एंड सिंध बैंक 6, इंडियन ओवरसीज बैंक 7, बैंक ऑफ बड़ौदा 8, जिसमें देना बैंक और विजया बैंक का विलय हो गया। कितने हो गए, 8 बैंक हो गए, 8 राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए। अब बचे थे जो बैंक, अन्य बैंक, ठीक है, उनका विलयकरण कर दिया गया। कैसे, कौन कौन से बैंक केंद्र सरकार के ऐलान के आधार पर विलय किया गया। कौन कौन से बैंकों का, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक मिलाकर, तीनों को मिलाकर एक बनाया गया। ये 3 मिलकर पंजाब नेशनल बैंक ही कहलाएंगे। अब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, टोटल कितने हो गए, 9। 8 वो और एक 9, है ना, तीनों को मिलाकर एक हुआ। तो कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक दोनों को मिलाकर फिर एक बनाया गया, हो गया अब 10। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक तीनों को मिलाकर फिर एक बनाया गया, अब हो गए 11 बैंक। इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक को मिलाकर, दोनों को मिलाकर फिर एक बैंक बनाया गया, अब टोटल हो गया 12 सरकारी बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक। इस प्रकार अभी तक देश में 12 सरकारी राष्ट्रीयकृत बैंक है 1 अप्रैल 2020 तक की स्थिति में। तो 1 अप्रैल 2020 तक का ये सभी बैंक विलय हो गए। अब बच गए हमारे पास कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक। अब कुछ देखते हैं, कुछ समितियां बनी थी, गठित हुई थी। तो बैंक में सुधार के लिए गठित समितियां कौन कौन सी थी, ये भी याद रखना है। सबसे पहले बना था चक्रवर्ती समिति 1985 में बैंकों में सुधार हेतु। फिर बना था गोईपोरिया समिति 1990 में, ठीक है, ग्राहक सेवा सुधार हेतु। फिर बना था नरसिम्हन वन समिति 1993 में, बैंकिंग सुधार के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बनाए जाने का सुझाव दिया गया था बैंकों को, ठीक है। फिर नरसिम्हन दूसरा समिति बना था 1998 में, वित्तीय सुधार के लिए, कमजोर बैंक को बंद करने का सुझाव दिया गया था इसमें। फिर बना वर्मा समिति 1999 में, कमजोर बैंकों को मजबूत बनाने के से संबंधित ये सुझाव दिए गए थे। फिर बना विमल जालान समिति 22 फरवरी 2014 में, नए बैंक को मान्यता देने के लिए ये समिति बनी थी। फिर बना दामोदरन समिति 11 अगस्त 2011 पे, ठीक है, जीरो बैलेंस पर खाता खोलने का सुझाव इन्हीं के द्वारा दिया गया था, दामोदरन समिति के द्वारा। फिर आया अंतिम में नचिकेत एंड मोर समिति, ठीक, 1 जनवरी 2015। तो नचिकेत एंड मोर समिति के द्वारा 1 जनवरी 2015 में क्या सुझाव दिए गए, आधार कार्ड लिंकेज वाला और कम से कम एक परिवार का एक बैंक खाता जरूर होना चाहिए। ये इनके सुझाव थे समिति के, जो बैंकिंग कार्य में सुधार के लिए दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं, अंतिम आरबीआई के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। तो भारतीय केंद्रीय एवं सर्वोच्च बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको आप हम बोलते हैं, ये केंद्र का सर्वोच्च बैंक है, ठीक है। अब देखते हैं, मुख्यालय इसका मुंबई में है, भारत की आर्थिक राजधानी मुख्यालय, क्षेत्रीय मुख्यालय मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949, जो कि जैसा कि पहले पढ़ा चुका हूँ, आ चुका है क्वेश्चन। अब इसके कुछ कार्य को देख लेते हैं, थोड़ा सा 2 लाइन का है, फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आरबीआई के क्या कार्य क्या है, तो आरबीआई के कार्य है मुद्रा जारीकर्ता के रूप में
मौद्रिक नीति के संचालक के रूप में, सरकार का बैंकर एवं राज्य सरकारों के बैंक के रूप में, बैंकों का बैंक या केंद्रीय बैंक के रूप में, विदेशी मुद्रा के संचालक के रूप में, मौद्रिक एवं साख नीति के रूप में, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं लोग। तो उस दो प्रकार की पॉलिसी होती है, एक मात्रात्मक, दूसरा गुणात्मक, गुणों में वृद्धि करते हैं। तो मात्रात्मक में क्या क्या बनाते हैं, बैंक रेट निर्धारित करते हैं, BR मतलब बैंक रेट, MSF मतलब होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, ये बाजू में लिखा हुआ है सब, देखिए दिख रहा है आपको अच्छे से, है ना। बैंक रेट, MSF मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी निर्धारण करते हैं, RR रेपो रेट निर्धारित करते हैं, RRR मतलब रिवर्स रेपो रेट भी निर्धारित करते हैं, CRR कैश रिवर्स रेशियो निर्धारित करते हैं, SLR है ना स्टेचुटरी लिक्विड रेशियो, ठीक है, ये भी निर्धारित करते हैं। इस प्रकार ये सभी निर्धारित करने का काम मात्रात्मक रूप से कौन करता है, RBI करता है। इसके अलावा गुणात्मक में प्रचार प्रसार एवं नैतिक दबाव की नीति भी बनाता है, कौन, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्य। अब रिवर्स रेपो रेट के बारे में पूरे डिटेल में उनके अभी आंकड़े क्या हैं, कौन सा जारी हुआ, इसके बारे में अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसा वीडियो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए और आगे जरूर बताते रहें। ये पूरा डिटेल है, बहुत सारे कंटेंट को मिलाकर मैं मर्ज करके बनाया हूँ इसको बहुत मेहनत से, तो उसको जरूर देखें। वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।